तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavansir.com में। आज हम कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के पाठ 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित प्रश्नों को समझेंगे और उनके सटीक उत्तरों को पहचानेंगे। कुल 9 प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आप इन ज्ञान बोध संबंधी प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें और इनका लाभ परीक्षाओं में ले सकें। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो इसके उत्तर को लिखने से पहले हम इसको समझेंगे ताकि हम अपना उत्तर स्वयं बना सकें। ध्यान दीजिए, आपने अध्याय 1 में पढ़ चुका है कि धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं और धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। तो धातुएं जब भी अम्लों से क्रिया करेंगी, हाइड्रोजन आयनों का वो विस्थापन कर देंगी, फिर हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में उस अम्लीय विलयन में से निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है, धातु की अम्ल से अभिक्रिया हुई, हाइड्रोजन गैस निकली और उस धातु का लवण तैयार हो गया। यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। हम अगर सक्रियता श्रेणी को देखें तो पाएंगे कि जस्ता अर्थात जिंक Zn सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है। अर्थात जो तत्व सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वे अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। तो जस्ता जब अम्ल से क्रिया करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणुओं को अलग कर देगा। बाद में यह हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित हो जाएंगे, परख नली से बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाएंगे और जस्ते का लवण तैयार हो जाएगा ZnCl2। चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकली इसको करके देखें तो क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है जो ज्वाला या लौ के संपर्क में आने पर फट फट की ध्वनि के साथ तेजी से जलती है। तो हम इसके आधार पर एक प्रयोग करते हैं। हमने एक पेट्री डिश ली है, उसमें जस्ते धातु की छीलन या टुकड़े को रख लिया है। एक परख नली में हमने एक अम्ल लिया है, सांद्र अम्ल HCl। इसकी जगह हम कोई दूसरा अम्ल भी ले सकते थे जैसे H2SO4 या HNO3। और जब हम धातु के टुकड़े इस अम्ल के अंदर डालते हैं तो बहुत तेजी से यह धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है। सरसराहट और बुदबुदाहट की आवाज आती है और बुलबुलों के रूप में हमें एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है। यह गैस परख नली के ऊपर से जब निकलती है और अगर हम परख नली के ऊपर अगर जलती हुई तीली या जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो यह हाइड्रोजन गैस उसके संपर्क में आते ही बहुत तेजी से फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। यह प्रमाणित करता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। अगर यह माचिस की तीली बुझ जाती तो यह हाइड्रोजन गैस ना होकर कोई अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती, लेकिन माचिस की तीली बुझी नहीं बल्कि माचिस की तीली और तेजी से भभक के साथ यह फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगी। इससे यह साबित हुआ कि परख नली में से निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। इतना समझने के बाद अब हम अपना उत्तर दे सकते हैं। देखिए उत्तर क्या है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हमसे पूछा है कौन सी गैस निकलती है। तो आपको प्रश्न में से कौन हटा देना है और कौन की जगह आप लिख देंगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक उदाहरण देना है। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, धातु प्लस अम्ल, ये हो गए क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। जब ये क्रिया करेंगे आगे तो धातु का लवण तैयार होगा और उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक समीकरण यहां पर दी गई है, Zn ने HCl से क्रिया करी, Zn का लवण बन गया ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गई। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसे संतुलित करके आप लिखेंगे। अब जांच कैसे की जाएगी, हमारे इसी प्रश्न का अंतिम हिस्सा है। आप इस गैस की जांच कैसे करेंगे। तो जांच है, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाने पर वह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, जो यह प्रमाणित करता है कि उत्पन्न हुई गैस हाइड्रोजन है। चलिए इसी प्रकार अब हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अर्थात अम्ल के जलीय विलयन में से विद्युत धारा होकर बहती है। तो हमसे कारण पूछा है कि क्यों बहती है। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर अपने उत्तर पर आएंगे। अगर हम एक चित्र बना लें या बिल्कुल इस चित्र की भांति लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अगर इन उपकरणों को जमा लें तो देखिए ये उपकरण हमें बता रहे हैं कि ये एक कांच का बीकर है जिसमें हमने पहले आसुत जल भर दिया है।
आसुत जल, डिस्टिल वाटर, जो सामान्यतः पानी को गर्म कर उसके क्वथनांक पर पहुंचाकर बनने वाली गैस या भाप को ठंडा करके तैयार किया जाता है। आसुत जल में किसी प्रकार के कोई आयन नहीं होते। इस आसुत जल में मैंने एक रबर का कॉर्क रख दिया है, इसमें 2 कीलें लगा दी हैं। ये 2 कीलें यहां पर इलेक्ट्रोड का काम करेंगी। एक कील को हमने बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है, एक कील को हमने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। तो इसमें से जिस कील को हमने बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है वह यहां पर एनोड का काम करेगा, और जिस कील को हमने बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है वो कैथोड या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और अगर हम इस स्विच को चला दें, इस वक्त आसुत जल भरा हुआ है, हमने पूरा परिपथ तैयार कर दिया, अगर मैं इस स्विच को ऑन कर दूं तो प्रारंभ में ये बल्ब नहीं जलेगा, इस आसुत जल में से होकर विद्युत धारा नहीं बहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि जल में से विद्युत धारा तभी बहेगी जब जल में आयंस होंगे, धन और ऋण आयन, जो अभी आसुत जल में नहीं है। चलिए अब हम इसमें अम्ल डालकर देखते हैं क्या होता है। अगर यहां लिखा हुआ है आसुत जल में से विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उसमें धन तथा ऋण आयनों का होना बहुत जरूरी है। जब आसुत जल में अम्ल या क्षार या लवण, ये तीनों ही आयनिक यौगिक हैं जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो अगर हम अम्ल, क्षार या लवण जैसे आयनिक यौगिकों को जब आसुत जल में घोला जाता है तो वे अपने आयनों में विभक्त हो धन आयन तथा ऋण आयन मुक्त करते हैं। ये धन आयन और ऋण आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर प्रवाहित हो परिपथ को पूर्ण करते हैं, जिससे उस जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है। चलिए हम और इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने हमारे आसुत जल H2O में HCl अर्थात एक अम्ल डाल दिया जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप जानते हैं अम्ल पानी में घुलते ही अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, H धन आयन और Cl ऋण आयन। अब क्या होगा समझिए, इसमें से जो H धन आयन है वो, ये दोनों ही आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करेंगे। जो H धन आयन है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड की ओर गति करेगा, और ये जो Cl ऋण आयन है ये धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर गति करेंगे। फिर क्या होगा, Cl ऋण आयन जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इस धन आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड पर अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देंगे और खुद क्लोरीन परमाणु में बदल जाएंगे। यह इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से चलेगा और इधर बैटरी के धन सिरे से प्रवेश करता हुआ ऋण सिरे की ओर होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हाइड्रोजन के पास, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाएगा। इस प्रकार यह अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। Cl ऋण आयन पहुंचेंगे धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर, वहां ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर बदल जाएंगे क्लोरीन परमाणु में, और यह इलेक्ट्रॉन गति करेगा धन से ऋण की ओर, और ऋण इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर बदल जाएंगे हाइड्रोजन परमाणु में। बाद में यह क्लोरीन और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनाएंगे जो इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं धन से ऋण की ओर और विद्युत धारा बहती है ऋण से धन की ओर। तो इस प्रकार यहां विद्युत धारा बहने लगेगी, परिपथ पूर्ण हो जाएगा और ये जो बल्ब दिख रहा है ये अब जलने लगेगा। तो कुल मिला के अगर हमें आसुत जल में से विद्युत धारा बहाना है तो उसमें आयनों का होना बहुत जरूरी है, एक धन आयन और एक ऋण आयन। ये आयन हमें इस HCl के घुलने पर मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ अम्ल ही घोला जाए, हम क्षार को घोलकर भी यहाँ पर आयन प्राप्त कर सकते हैं, Na धन आयन OH ऋण आयन। यहाँ पर हम कोई लवण को घोलकर भी ये कार्य करवा सकते थे, जैसे NaCl, जब इसको घोलेंगे तो Na धन आयन और Cl ऋण आयन बनेगा। तो इस प्रकार अगर हम आसुत जल जो कि विद्युत का कुचालक है उसमें अगर कोई अम्ल घोल दें तो वह विद्युत का सुचालक हो जाता है, क्योंकि अम्ल पानी में घुलकर H धन आयन और Cl ऋण आयन देते हैं जो विद्युत परिपथ को पूर्ण करने के लिए जरूरी है। चलिए इतना समझने के बाद हम अपने उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर H धन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन H3O धन बनाते हैं। हमने पढ़ा है कि H धन आयन कभी भी स्वतंत्र या मुक्त रूप से नहीं रहते, ये पानी के अणु H2O के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे तो भी यह क्रिया इसी प्रकार होगी, तथा ऋण आयन मुक्त करते हैं। उत्पन्न हुए धन आयन व ऋण आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर प्रवाहित हो परिपथ को पूर्ण करते हैं, जिससे अम्ल के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP आर्द्रता रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्रता रोधी बर्तन समझते हैं ना, ऐसे बर्तन जिनमें नमी न लगती हो,
ऐसे बर्तन जिसके अंदर नमी या सीलन न प्रवेश करे उन्हें हम आर्द्रता रोधी बर्तन कहते हैं। ये प्लास्टिक की थैलियां भी हो सकती हैं, ये प्लास्टिक के डिब्बे भी हो सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी जानकारी के साथ। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी आपको दी जा रही हैं। जैसे हमने बताया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से तैयार किया जाता है। जिप्सम एक अयस्क है जो हम जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं। ये बहुत पत्थर की तरह ठोस, सफेद, चमकदार पदार्थ है और ये एक जल योजित यौगिक है। इसमें पानी के 2 अणु बंधे हुए रहते हैं। जब इसे हम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसमें से देखिए 2 अणु पानी के हैं, इसमें से गर्म करने पर 2 में से 1.5 अणु पानी का, 1 सही 1/2, ये मिश्र भिन्न है, इसे हमने 3/2 लिखा हुआ है। तो इसमें से 1.5 अणु पानी का निकल जाता है और आधा अणु अभी भी कैल्शियम सल्फेट, जो कैल्शियम का एक सल्फेट लवण है, के साथ जुड़ा रहता है और जो हमें चाहिए अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है। तो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो जिप्सम को गर्म करने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 डिग्री केल्विन उसका 1.5 अणु पानी का उड़ जाता है, आधा अणु CSO4 से जुड़ा रहता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बाजारों में देखिए वाटरप्रूफ थैलियों या डिब्बों में पैक होकर बेचा जाता है। हम इन्हें जब उपयोग में लेके आते हैं तो हम इन्हें घर पे लाते हैं। इस प्रकार देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का चूर्ण या पाउडर है, चिकना पाउडर सफेद रंग का। फिर इसे हम पानी में घोलते हैं, उपयोग में ला रहे हैं हम इससे कुछ बनाना चाह रहे हैं हम। तो देखिए जब इसे पानी में घोलते हैं तो इसकी एक लुगदी तैयार हो जाती है। उसके बाद इसे हम विभिन्न कामों में ले सकते हैं, जैसे इसे हम सांचों में डालकर इससे हम मूर्तियां तैयार कर सकते हैं। अगर किसी का अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हो गया है तो हड्डी को जोड़ने के लिए, ताकि वो हड्डी हिले नहीं, हम उस अंग पर इसका प्लास्टर चढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम दांतों के सांचे और हमारे घरों की छत या रूफ को तैयार करने में भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हमने पानी में घोला, जो लुगदी तैयार हुई, कुछ समय बाद जब ये सूखता है तो ये फूल जाता है और बहुत अधिक कठोर या दृढ़ अर्थात ठोस संरचना में बदल जाता है। तभी इससे मूर्तियां, प्लास्टर, दांते के सांचे और घरों की छतें तैयार होती हैं। ऐसा क्या हुआ, पानी घुलने के बाद ये कठोर कैसे हुआ, इसे भी हम समझते हैं। यह समीकरण द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल घुला जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्या अभिक्रिया करता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः जो इसने पहले गर्म करने पर पानी के अणु खो दिए थे, वो पानी के अणु फिर ये ग्रहण कर लेता है, 1.5 अणु पानी का। और देखिए किस में बदल गया, ये वापस से जिप्सम में बदल जाता है, जो कठोर या ठोस संरचना है। तो इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में घुल के कुछ समय बाद पुनः कठोर जिप्सम में बदल जाता है, जिससे हम इसका उपयोग अच्छी अच्छी चीजों के लिए करते हैं। लेकिन यहां हमसे प्रश्न पूछा है कि हम घर पे तो उसे लेके आए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ये लेके आए हैं, लेकिन हमने उसे घोला नहीं है, बल्कि हमारे घर पे रखा हुआ है और रखे रखे ही ये ठोस पत्थर जैसा हो गया, यानी खराब हो गया। क्यों हो गया? तो अगर ये पन्नियां हमारी फटी हुई हैं, वाटरप्रूफ पन्नी, या ये डिब्बे का ढक्कन ढीला है, खुला हुआ है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हवा में से नमी को सोख लेता है और नमी को ग्रहण कर यह पुनः कठोर जिप्सम में बदल जाता है और यह खराब हो जाता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके आए वो वाटरप्रूफ पन्नियों या डिब्बों में भली भांति बंद होना चाहिए, नहीं तो वो वातावरण की नमी से क्रिया कर ठोस जिप्सम में बदल जाएगा और फिर हम उसे किसी भी काम में नहीं ले पाएंगे, वो खराब हो जाएगा। तो देखिए हमारा उत्तर क्या बना। अब हमारा उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर, नमी यानी सीलन, हवा में मौजूद जल वाष्प के संपर्क में आने पर जल अवशोषित करके पुनः जिप्सम में बदलकर कठोर हो जाता है, जिससे इसे उपयोगी कार्यों में नहीं लिया जा सकता। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर या खराब होने से बचाने के लिए आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। जब ये जल से क्रिया करता है तो इसके निम्न अभिक्रिया ये संपन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा चौथा प्रश्न है धोने का सोडा एवं खाने का सोडा। इसके हमें दो दो उपयोग लिखना है। तो पहले हम धोने के सोडे को समझें, ये होता क्या है। चलिए, धोने का सोडा, इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र Na2CO3 और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अर्थात धावन सोडा सोडियम का कार्बोनेट लवण है, सोडियम का कार्बोनेट यौगिक। ये क्या काम करता है तो ध्यान दीजिए, जो धावन सोडा है ये कठोर जल को मृदु बना देता है। अगर हम कठोर जल में धावन सोडे को घोल दें तो यह कठोर जल में मौजूद कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट को अवक्षेपित कर देता है। कठोर जल यानी ऐसा जल जो सामान्यतः साबुन के साथ झाग नहीं देता। क्यों? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है, जिन लवणों के कारण जल कठोर हुआ है उन लवणों को ये अवक्षेपित कर रहा है।
तो जब हम कठोर जल में धावन सोडे को घोलते हैं तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को यह अवक्षेपित कर देता है। अवक्षेपित करना यानी उन्हें सफेद अघुलनशील अवलेय पदार्थ में बदल देता है। उसे हम छानकर आसानी से अलग कर सकते हैं और फिर जो जल हमें प्राप्त होगा छानने के बाद वो मृदु जल होगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई लवण नहीं होंगे। वो आसानी से साबुन के साथ झाग देगा। तो हमारा धावन सोडे का पहला उपयोग हुआ, यह कठोर जल को मृदु बनाने के काम में आता है। धावन सोडे की विलेयता यानी घुलनशीलता जल में बहुत अधिक होती है। तो ये जल में घुलकर कपड़ों और जो हमारे घरों का फर्श है उसमें जो तेलीय गंदगी है, अशुद्धियां हैं, उनको यह खींच लेता है। सामान्यतः कपड़े में लगी हुई तेलीय गंदगियां यानी जो हमारे कपड़े गंद हो जाते हैं, हम पहनते हैं, उसके कारण जो हमारा जमीन का फर्श है जो गंदा हो गया है, उसमें जो अशुद्धियां हैं वो पानी में नहीं घुलती। तो ये धावन सोडा जल में अति विलेय है। जल में अति विलेय होने के बाद ये कपड़े या फर्श की तेलीय गंदगी को आसानी से खींचकर पानी में घोल देता है और हमारे कपड़े और फर्श साफ हो जाते हैं। तो दूसरा उपयोग क्या हुआ धावन सोडे का? घरों में कपड़े और फर्श की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये कांच, साबुन और कागज उद्योग में जब लुगदी तैयार की जाती है तब धावन सोडे का उपयोग होता है। तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये मैंने धावन सोडे के 3 उपयोग आपसे 2 पूछे थे। एक अतिरिक्त हमेशा याद रखना चाहिए। हम आते हैं खाने के सोडे पर। खाने के सोडे को हम बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ये सोडियम धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिक है। इसके उपयोग देखिए, बेकिंग सोडे का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर छोटे छोटे पैकेटों में बाजारों में आता है, हम इसे घरों में लाते हैं, हर घर में इसका उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग खाद्य पदार्थों को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में किया जाता है, जैसे केक, खमन, इडलियां आदि। और ये बेकिंग पाउडर बनता कैसे है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि बेकिंग पाउडर अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम एक मंद खाद्य अम्ल मिला दें, खाद्य अम्ल, टार्टरिक अम्ल अगर मिला दें तो ये आसानी से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में बदल सकता है। फिर इस बेकिंग पाउडर का उपयोग अगर हम अपने खाद्य पदार्थों या बेकिंग के काम में करें तो हमारे खाद्य पदार्थ स्वाद में कड़वे नहीं होते। तो हमारा बेकिंग सोडे का पहला उपयोग हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा अलग चीज है, वो NaHCO3 है। अगर इसमें हम टार्टरिक अम्ल मिला दें तो ये बेकिंग पाउडर में बदल जाएगा। तो बेकिंग सोडे की जगह हमें बेकिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडे से खाना कड़वा हो जाता है, बेकिंग पाउडर से नहीं होता, क्योंकि उसमें टार्टरिक अम्ल मिला हुआ है। इसके अलावा हम जानते हैं कि बेकिंग पाउडर एक क्षारीय लवण है। बेकिंग पाउडर एक क्षारीय लवण कैसे है, इसे भी समझें हम। NaHCO3 बना कैसे होगा? लवण किससे बनते हैं? ध्यान है आपको, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। ये बना है प्रबल क्षार NaOH और दुर्बल अम्ल H2CO3 की क्रिया से बना है। अब इसमें से क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है। चूंकि इसमें क्षार प्रबल है इसलिए बनने वाला यह लवण हल्की सी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो NaHCO3 या जो हमारा बेकिंग सोडा है ये एक क्षारकीय लवण है, क्योंकि यह प्रबल क्षार से बना है। तो इसमें क्षारीय गुण होता है। क्षारीय गुण होने के कारण इसका उपयोग पेट की अम्लता या एसिडिटी या पेट में पैदा हो रहे अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। तो हमारा दूसरा प्रयोग है, इसे हम अम्लनाशक, एंटीसीड या प्रति अम्ल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कई सोडा वाटर में मिलाया जाता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर की अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा? अगर बेकिंग पाउडर की अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। आपने ये क्रिया घर पे करी है? इसकी कैसे करी है, चलिए हम याद दिला देते हैं आपको। कभी कभी आपको जब एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, एक कप लेते हैं, कप में एक नींबू का रस ले लेते हैं, नींबू के रस में फिर आप ये मीठा सोडा, अपना खाने का सोडा, बेकिंग सोडा डालते हैं। तो क्या होता है, जब आप नींबू के रस में मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डालते हैं और हल्का सा चम्मच से हिलाते हैं तो बहुत तेजी से झाग आता है, बहुत तेजी से झाग आता है बुलबुलों के साथ, और अगर कभी कभी वो कप से भी बाहर निकल आता है। तो जब हम बेकिंग सोडे की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तो बनाता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बहुत तेजी से निकालता है झाग के रूप में। ये आग बुझाने के काम में आ सकता है। इसीलिए हमारा तीसरा उपयोग है यह, यानी बेकिंग सोडा और अम्ल अग्निशामक यंत्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। चलिए हमारे 5वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, परख नली बी में एसिटिक अम्ल है। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता परख नलियों में एक समान है। तो हमें बताना है कि मैग्नीशियम की क्रिया
किस अम्ल से तेजी से होगी, किस परख नली में तेजी से बुदबुदाहट होगी। चलिए पहले इसको समझेंगे, फिर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम समान मात्रा और समान सांद्रता के दो अम्ल परख नली में लें, जैसा कि यहां हमसे करने के लिए कहा गया है, यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के विलयन लेते हैं तो वे भिन्न भिन्न मात्रा में उस विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। भिन्न भिन्न मात्रा में हो सकता है कि HCl उस विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे, CH3COOH एसिटिक अम्ल उस विलयन में कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या पीएच के आधार पर हम इन दोनों परख नलियों के विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलने पर अधिक संख्या में तेजी से और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो HCl हमारा प्रबल अम्ल है जो परख नली ए में भरा हुआ है। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलने पर कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे एसिडिक अम्ल, ये जो परख नली बी में भरा हुआ है। तो इस प्रकार दोनों परख नलियों में समान मात्रा और समान सांद्रता के अम्ल हैं, लेकिन एक में प्रबल अम्ल HCl है, दूसरे में दुर्बल अम्ल एसिडिक अम्ल है। अब हमने इसमें मैग्नीशियम की पट्टी डाली, तो हमको पता है कि मैग्नीशियम अम्ल से क्रिया करेगा, चाहे वो प्रबल हो चाहे दुर्बल। तो मैग्नीशियम धातु अम्ल से क्रिया करेगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। A मैग्नीशियम धातु है, BC अम्ल है, HCl या एसिटिक अम्ल, और ये देखिए अम्ल ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया और खुद उसकी जगह पे जाके जुड़ गया। ये मैग्नीशियम ने HCl से क्रिया करी, मैग्नीशियम का लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली। ये विस्थापन अभिक्रिया है जो धातुएं अम्लों के साथ करती हैं। तो हमारी देखिए एक परख नली में हमने प्रबल अम्ल लिया है जिसमें है HCl, समान मात्रा समान सांद्रता, इसमें हमने मैग्नीशियम की पट्टी डाली। तो देखिए बहुत तेजी से यहां पर बुदबुदाहट होगी, सरसराहट होगी और ढेर सारी हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा ज्यादा होती है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, इसलिए यह क्रिया तेजी से होती है, ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने दूसरी परख नली में अब दुर्बल अम्ल लिया, एसिटिक अम्ल, बी नंबर की परख नली में, और इसमें भी मैग्नीशियम की पट्टी डाली। मैग्नीशियम की पट्टी डालने के बाद हमने देखा कि इसमें बुदबुदाहट और सरसराहट बहुत धीमी गति से हो रही है और हाइड्रोजन के बबल या हाइड्रोजन गैस भी कम मात्रा में बन रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ये कम हाइड्रोजन आयन विलयन में देता है, जिससे अभिक्रिया धीमी गति से होती है। मैग्नीशियम की अम्ल से अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया धीमी गति से होती है। तो क्या निष्कर्ष निकला? अब हमारा उत्तर बन गया है कि परख नली ए में, ये आगे वाली परख नली में, परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि परख नली ए में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। जिससे क्या होगा? जिससे तेजी से मैग्नीशियम क्लोराइड में बदलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जबकि दूसरी परख नली में दुर्बल अम्ल है, ये कम हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, जिससे अभिक्रिया धीमी गति से होगी। चलिए समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? अभी पहले तो हम ये देखें तनुकरण क्या होता है। तनुकरण मतलब है जल में अम्ल या क्षार को मिलाकर उसकी सांद्रता को कम करना, तनुकरण कहलाता है। तनु का मतलब पतला करना। कोई चीज सांद्र है, उसे हम पतला करना चाहते हैं तो हम उसे पानी में मिला देंगे। तो तनुकरण है जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना। ऐसा हम क्यों करते हैं? तो जल में अम्ल या क्षारक घुलने पर जो विलयन तैयार होता है, उस विलयन में आयनों की सांद्रता, अगर वो अम्ल है तो कौन से आयन होंगे? हाइड्रोनियम आयन, H3O धन आयन। और अगर वो क्षार है तो कौन से आयन होंगे उस विलयन में? OH ऋण आयन। उनकी प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। तो जब हम जल में अम्ल या क्षारक को घोलते हैं तो वह तनु हो जाता है और उसके आयनों की प्रति इकाई आयतन में आयनों की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए हम तनुकरण करते हैं, क्योंकि कुछ अभिक्रियाएं सांद्र अम्ल और क्षार की उपस्थिति में होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं तनु अम्ल और क्षार की उपस्थिति में होती हैं। तो सांद्र को तनु बनाने के लिए अक्सर हम ये क्रिया करते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे निकाय जहां अभिक्रिया हो रही है, सामान्यतः परख नली या पात्र हमारा गर्म हो जाता है, वो विलयन भी गर्म हो जाता है। चलिए प्रयोग करके देखते हैं हम। तो ये हमने एक परख नली में सांद्र अम्ल ले रखा है, दिख रहा है सांद्र, गहरे रंग का है। यहां पर गहरे रंग को सांद्रता के आधार पर बताया गया है। ये एक सांद्र अम्ल है, गहरे रंग का है, इसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयनों की मात्रा अधिक है। अब मैं इसे तनु करना चाहता हूं, तो तनु करने के लिए हम क्या करेंगे? एक दूसरी परख नली या बीकर में जल लेंगे और इस अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में मिलाएंगे, साथ ही साथ उस जल को या उस जल वाली परख नली को धीरे धीरे से हिलाते रहेंगे। इस प्रक्रिया में
ये देखिए, सांद्र अम्ल तनु अम्ल में बदल जाएगा, उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, उसके प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयनों की मात्रा कम हो जाएगी। देखिए रंग बता रहा है, गहरे से हल्का हो गया, यानी ये तनु हो गया। साथ ही साथ इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी, जिससे ये परख नली या विलयन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। अगर हम ये क्रिया उल्टी करते तो क्या होता? गलती से कर सकते हैं बच्चे अगर ध्यान नहीं है। अगर हम ऐसा करते कि सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए अगर हम पानी को अम्ल में मिलाते तो क्या होता? अगर पानी को हम इस अम्ल में मिलाते तो ये सांद्र अम्ल है, बहुत तेजी से क्रिया होती, बहुत सारी ऊष्मा एकदम पैदा होती। उस पैदा होने वाली ऊष्मा से हमारा जो विलयन है ये उफन कर बाहर आ सकता है। साथ ही साथ ये परख नली, कांच की परख नली फूट भी सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए कभी भी सांद्र अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि सांद्र अम्ल को पानी में धीरे धीरे मिलाना चाहिए अगर आपको उसे तनुकृत करना है तो हमारा उत्तर तैयार हो गया है कि जल में अम्ल या क्षारक, क्षारक के तनुकरण की क्रिया भी यही है। जल में अम्ल या क्षारक की तनुकरण की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। यदि सांद्र अम्ल में जल मिलाया जाए तो उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। साथ ही अत्यधिक ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसा की जाती है, यह समझाया जाता है, बताया जाता है कि अम्ल को सदैव जल में धीरे धीरे व लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए ताकि कम कम ऊष्मा पैदा हो और कोई दुर्घटना ना घटे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, समझाइए। तो पहले हम पीएच समझ लें। पीएच समझने के बाद ये उत्तर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पीएच स्केल आप जानते हैं, पीएच स्केल के द्वारा हम विलयनों की अम्लीता और क्षारीयता का पता लगाते हैं। ये देखिए पीएच स्केल में 0 से 14 तक की परास होती है, 15 बराबर खाने यहाँ पर होते हैं। इसमें से जो 7 नंबर का जो पीएच है ये उदासीन पीएच को दिखाता है, जो आसुत जल का होता है। 7 से अधिक पीएच वाले जो विलयन होते हैं वे क्षारीय और 7 से कम वाले जो विलयन होते हैं वे अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ताजे दूध का पीएच कहाँ पे दिखेगा? ताजे दूध का पीएच स्केल पर 6 और 7 के मध्य होता है, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यानी ताजा दूध हल्का सा अम्लीय या बोल सकते हैं लगभग उदासीन होता है। जबकि यहाँ पर अगर कर्ड यानी इससे बनने वाले दही को देखें तो वह देखिए पीएच स्केल पर 4 और 5 के बीच में अपना पीएच दिखा रहा है। तो समझ में आ रहा है, दूध की तुलना में दही में अम्ल की मात्रा या हाइड्रोजन आयनों की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं इधर हाइड्रोजन आयनों की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात अम्ल दुर्बल से प्रबल होते जाते हैं। तो मिल्क का अगर पीएच 6 से 7 के मध्य है यानी इसमें हाइड्रोजन आयन कम है, और कर्ड का पीएच अगर 4 और 5 के बीच है, इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं हम। दूध, ताजे दूध में लैक्टोज शर्करा की अधिकता तथा लैक्टिक अम्ल की न्यूनता होती है। लैक्टिक अम्ल कम है इसलिए ताजे दूध में हाइड्रोजन आयन भी कम होते हैं, इसलिए दूध हल्का अम्लीय या उदासीन होता है। आपको पता है दूध वाले क्या करते हैं, कभी कभी इस दूध में मीठा सोडा मिला देते हैं, अपना खाने का सोडा। मीठा सोडा मिलाने से क्या होता है कि मीठा सोडे की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, जो एक क्षारीय लवण है। तो दूध का पीएच अगर मीठा सोडा मिला दिया जाए तो ये बढ़कर क्षारीय हो जाता है, वो 8 से 9 के बीच में इसका पीएच पहुंचा देते हैं। इससे क्या होता है, दूध गाढ़ा हो जाता है। साथ ही साथ दूध के खराब होने की संभावना अर्थात दूध के फटने या दही में बदलने की संभावना कम रहती है। लेकिन मीठा सोडा मिलाने से क्या होगा कि आपने मीठा सोडा मिलाने से दूध का पीएच क्षारीय कर दिया तो फिर उसे दही में बदलने में ज्यादा समय लगता है। तो हम हमारे प्रश्न की ओर आ जाते हैं। तो ये तो बात हुई दूध की। अगर दही को समझें तो दही कैसे बना है, दूध के किण्वन से बनता है। ताजे दूध के जीवाणुज किण्वन से तैयार दही में लैक्टोज शर्करा से बने लैक्टिक अम्ल की अधिकता होती है। लैक्टोज शर्करा ही लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अब इसमें ताजे दूध में अम्ल कम है, दही में अम्ल ज्यादा है। ताजे दूध में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम है, उससे बने दही में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है। तो स्वाभाविक है कि दही का पीएच दूध के पीएच से कम होगा यानी अधिक अम्लीय होगा। चलिए कितना कितना होता है यहाँ दिखाया भी गया है, मिल्क का 6.5 और कर्ड का 4.5। क्या बात समझ में आ रही है? जब ताजे दूध से दही बनता है तो दूध में उपस्थित शर्करा किण्वन की क्रिया के द्वारा लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। अब अम्ल बन गया, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ गई। तो यदि दूध का पीएच 6 है तो दूध से बने दही का पीएच इस अम्ल के बनने के कारण, इस अम्ल की उपस्थिति के कारण अपेक्षाकृत क्या होगा, दूध के पीएच से कम होगा। दही का पीएच मान दूध के पीएच मान 6 से कम होता है, लगभग 4.5। चलिए हमारा 8वां प्रश्न आ गया।
HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं होते? अम्लीयता क्या होती है, इसको समझिए। अम्लीयता, अम्लीयता का तात्पर्य है विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयनों की उपस्थिति। यह अम्लीयता बताती है। अगर ये आयन ज्यादा है तो विलयन अधिक अम्लीय है, कम है तो विलयन कम अम्लीय है, और अगर ये आयन विलयन में है ही नहीं तो विलयन अम्लीय विलयन नहीं कहलाएगा। तो अम्लीयता का मतलब होता है विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयनों की उपस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस अम्लीयता के अभिलक्षण क्या होते हैं? ये तो बात हुई अम्लीयता, लेकिन अम्लीयता के अभिलक्षण या अम्लीयता के गुण क्या क्या होते हैं आपने पढ़े हैं कि अम्लीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा होती है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये अम्लीय विलयन के लक्षण हैं। तो जब HCl और HNO3 आदि का जलीय विलयन तैयार किया जाता है तो जलीय विलयन में इन अम्ल के वियोजन से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं, जिससे इनमें अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित होता है। और अम्लीय अभिलक्षण का एक और गुण है कि इनके विलयन में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। और अगर हम यही विलयन अम्ल का ना बनाते हुए एल्कोहल या ग्लूकोज का बनाए, एल्कोहल यानी शराब और ग्लूकोज यानी शक्कर, तो आपको पता है ये दोनों ही सहसंयोजी यौगिक हैं। जल में घुलने पर ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होते। जब ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होते, ना हाइड्रोजन आयन बनता है ना हाइड्रोनियम आयन बनता है, तो एल्कोहल और ग्लूकोज का विलयन अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता। अर्थात एल्कोहल और ग्लूकोज के जलीय विलयन ना तो स्वाद में खट्टे होते हैं, ना इनका पीएच 7 से कम होता है, ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, और चूंकि आयन नहीं बनते इसलिए इनके विलयन में से विद्युत धारा भी नहीं बहती। इनका विलयन विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए एल्कोहल और ग्लूकोज ग्लूकोज C6H12O6 हाइड्रोजन की उपस्थिति के बावजूद भी, और एल्कोहल कोई सा भी एल्कोहल ले लें, हम एथिल एल्कोहल ले लें, इसमें OH समूह है, तो ग्लूकोज और एल्कोहल H और OH होने के बावजूद भी अम्लीयता और क्षारीयता का गुण प्रदर्शित नहीं करते। यह प्रश्न अन्य कई तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एल्कोहल और ग्लूकोज को हम अम्ल और क्षारकों की श्रेणी में क्यों नहीं रखते। उसका भी उत्तर यही है कि जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये H धन आयन और OH ऋण आयन जैसे आयन नहीं देते, ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते, इनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा नहीं बहती, इसलिए हम एल्कोहल और ग्लूकोज को अम्ल और क्षारकों की श्रेणी में नहीं रखते। तो ये देखिए हमारा उत्तर बन गया है HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जिसके कारण विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक आयनित नहीं होते, इसलिए उनके विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। और अम्लीयता के अभिलक्षण क्या है वो आपको नीचे समझाया जा चुका है। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न है अब 9वां प्रश्न। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 3 अभिक्रियाएं हमें करानी है। यहाँ पर 3 धातुएं हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। इनकी क्रिया हमें अम्लों से करानी है। चलिए उत्तर लिखने से पहले, शब्द समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने से पहले हम थोड़ा सा समझ लें। मैं आपका ध्यान सक्रियता श्रेणी की ओर ले जाना चाहूंगा। सक्रियता श्रेणी को आप सभी ने देखा है। इसमें हम धातुओं को या तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाते हैं। ऊपर जो धातुएं हैं या जो तत्व हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं और नीचे के कम क्रियाशील। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बीच में हाइड्रोजन लिखा हुआ है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व या धातुएं आ रही हैं वो अम्लों से क्रिया करती हैं, और हाइड्रोजन के नीचे के जो तत्व हैं या जो धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती। तो देखो पहले तो हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं। एक तो हमें जिंक दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है और एल्यूमिनियम दे रखा है। तो देखिए जिंक कहाँ पर है, ये Zn जिंक है, ये एल्यूमिनियम Al है, मैग्नीशियम Mg है। ये तीनों ही हाइड्रोजन के ऊपर है। इसका मतलब ये तीनों ही अम्ल से अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चलिए तो सक्रियता श्रेणी से हमें पता चल गया कि ये जो तत्व और धातुएं हैं ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगे। ठीक है, और कैसे क्रिया होती है पहले भी हम देख चुके हैं कि धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, धातु प्लस अम्ल, ये अभिकारक हो गए, तीर का निशान, बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस, ये हमारे उत्पाद हैं। हम प्रयोग करके भी देख सकते हैं। ये हमने एक पैटेडिस लिया, इसमें तीनों धातुएं हैं, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है और एल्यूमिनियम भी है। और हमने एक परख नली में अम्ल ले लिया, कोई सा भी अम्ल हो सकता है, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। इसमें हमने धातु के टुकड़े डाले, बुदबुदाहट हुई, सरसराहट हुई और कौन सी गैस निकली, यस हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये है धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। हमें अपने उत्तर में एक तो शब्द समीकरण लिखना है। शब्द समीकरण समझते हैं ना, अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त करना। फिर उसकी रासायनिक समीकरण लिखना है, अर्थात फिर हमें उन यौगिकों के रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हुए समीकरण तैयार करना है। तो पहली अभिक्रिया है हमारी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये शब्द समीकरण है। क्रियाकारक कौन कौन से हो गए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
H2SO4 तनु है ना, जल में घुला गया। जिंक, और जब ये अभिक्रिया हुई तो इस गौर से देखिए ये इस प्रकार अभिक्रिया होगी, नीचे हमने दे रखी है। क्या बनेगा? लवण, धातु का लवण, तो जिंक का लवण बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इसकी हम रासायनिक समीकरण लिख दो। ये रासायनिक समीकरण है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, तनु है इसलिए हमने कोष्टक में एक्वा लिख रखा है, ये जलीय विलयन है। पानी में घोलकर इसकी सांद्रता को कम कर दिया गया। जिंक Zn, ये धातु है, ये ठोस रूप में है, छीलन के रूप में, दानेदार, तो इसको हमने S लिख रखा है कोष्टक में, उसकी अवस्था भी दर्शाई है। फिर एक लवण बन गया जिंक सल्फेट, जलीय विलयन में एक्वा, और हाइड्रोजन गैस निकली H2। ये आप इसको देखें, ये जैसे ही आप लिखेंगे ये पहले से ही संतुलित है, आपको कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। हमारी दूसरी अभिक्रिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये पहले शब्द समीकरण लिख दी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धन मैग्नीशियम, बनने वाले पदार्थ उत्पाद हो गए मैग्नीशियम का लवण, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसकी रासायनिक समीकरण हो जाएगी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस H2। ये पहले से समीकरण संतुलित नहीं रहेगी, आपको इसे संतुलित करना पड़ेगा, हमने संतुलित करके लिख रखी है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ क्लोरीन MgCl2 में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, जबकि इधर गौर करें आप, अभिकारक में पहले HCl में एक ही क्लोरीन का परमाणु था, तो हमें संतुलित करने के लिए हमने इसके आगे 2 लिख दिया। तो अभिकारक में भी क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए और उत्पाद में भी क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए। लेकिन जब हमने यहाँ 2 लिखा तो क्या हुआ? 2 लिखने पे हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हो गए अभिकारक में। तो गौर से देखिए यहाँ उत्पाद में पहले से ही हाइड्रोजन के 2 परमाणु दिखाए जा रहे हैं। इस प्रकार ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तीसरी जो अभिक्रिया है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, पहले शब्द समीकरण लिख रहे हैं, धन एल्यूमिनियम, तीर का निशान, एल्यूमिनियम का लवण बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। ये इसकी रासायनिक समीकरण है। इसे आप संतुलित करना सीख गए हैं तो आप संतुलित कर सकते हैं या संतुलित लिखी हुई है। तो इस प्रकार शब्द समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना आना चाहिए किसी भी अभिक्रिया की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये ज्ञान बोध से संबंधित प्रश्न है जो परीक्षाओं में 3 अंकों के पूछे जाएंगे। अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है वीडियो तो अपने मित्रों को अवश्य भेजें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।